वेलकम टू योर फेवरेट प्लेटफॉर्म चॉक टॉक फन एंड फ्लो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 क्यूरियोसिटी का चैप्टर 9 द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस। यह है हमारे इस चैप्टर का पार्ट 3। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 देख लिया होगा। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस से अपना वीडियो। तो चलो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डू गैसेस ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर? क्या गैसेस भी पानी में डिज़ोल्व रहती है? तो इसका आंसर तो हम सबको पता है कि यस ऑफ कोर्स। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, जिसे फिश जैसे यानी मैं बोलूँ कि पानी में रहने वाले जानवर जिससे सांस लेते हैं, O2 प्रेजेंट रहता है ना पानी में, विच इज़ अ गैस। इसका मतलब है कि पानी में गैस तो डिज़ोल्व रहती ही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, मैनी गैसेज इंक्लूडिंग ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। जैसा कि मैंने बोला था, ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। जो ऑक्सीजन है वो पानी में एक छोटी सी मात्रा में ही प्रेजेंट रहता है। इवन टू प्रेजेंट इन अ माइन्यूट क्वांटिटी, it is this dissolved oxygen that sustains all aquatic life. हालांकि ऑक्सीजन पानी के अंदर एक छोटी सी क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है, लेकिन वो सारी ही एक्वेटिक लाइफ को ऑक्सीजन देता है, ठीक है, जीने का सहारा है, इंक्लूडिंग प्लांट्स, फिशेस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। फिशेस, प्लांट्स और ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए पानी के अंदर वो छोटा सा अमाउंट ऑक्सीजन का भी बहुत ज़रूरी है। इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेज इन वाटर अ यूनिफॉर्म और अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, यूनिफॉर्म मिक्सचर यानी जिसमें ओके, अभी हम देख लेते हैं आगे कि क्या लिखा है। इट इज़ अ यूनिफॉर्म मिक्सचर बिकॉज द गैसेज डिजॉल्व इवनली इन द वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने कहा था, हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होता है, जिसमें जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो एक दूसरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होके मिक्स हो जाते हैं, जबकि जो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है उसमें हमें सारे पार्टिकल्स अपनी नेकेड आइज से इजीली दिख जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ तो हमें दिख नहीं रहा है, ऑक्सीजन अलग, नाइट्रोजन अलग, कार्बन अलग, एक्सेट्रा अलग अलग, हमें तो बस पानी दिख रहा है ना। ना ही तो हमें अलग से कोई हवाई दिख रही हो, वो भी नहीं दिख रही। इसका मतलब कि ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है बिकॉज द गैसेस डिजॉल्व्ड इवनली इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। क्योंकि जो ऑक्सीजन है, इनफैक्ट जो गैसेस हैं वो पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं एक सॉल्यूशन बनाने के लिए। Does temperature affect the solubility of gases liquid also? If so, how? क्या टेम्परेचर, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर अफेक्ट करता है हमारे कुछ सॉल्यूशंस में, लेकिन क्या वो गैसेस इन लिक्विड को भी अफेक्ट करता है? अगर हाँ तो कैसे? तो चलिए पढ़ते हैं। It has have been observed that solubility of gases generally decrease temperature increase। क्या कहना चाहते हैं कि ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो सॉल्युबिलिटी, गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो डिक्रीज़ हो जाती है। समझे कि अगर टेम्परेचर हाई है यानी कम से कम ऑक्सीजन डिज़ोल्व होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर लो है तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है।
यही कहना चाहते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जनरली डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसा कि मैंने बोला टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इंश्योरिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक लाइफ। On other hand, when water warms up, the solubility oxygen decrease। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है। ओके अब यहाँ पे हम क्लास के दो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 कुछ बात कर रहे हैं, चलो देखते हैं। ओके now I understand that the mixture we use can be of two types। हम दो तरीके के मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। जी हाँ, यूनिफॉर्म होता है एक और एक नॉन यूनिफॉर्म होता है, अलग अलग होते हैं दो। यूनिफॉर्म मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। अच्छा, जो यूनिफॉर्म मिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे एंड अदर कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल सेपरेटली, और जो अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तो दिखते नहीं है हमारी नेकेड आइज से, ठीक है। इन नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर द कंपोनेंट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज और विद द मैग्नीफाइंग डिवाइस। जैसा कि मैंने बोला था कि जो हमारा यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है उसमें चीज़ें हमें अलग अलग नहीं दिखती है, पर जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है उसे उसके अंदर के जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम या तो अपनी नेकेड आइज से या तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अब स्टूडेंट 2 क्या कह रही हैं? आई ऑब्जर्व दैट सम नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर such as sawdust in water, the sawdust floats, whereas in the mixture of sand and water, the sand sinks. I wondered why that happened. I wondered why that happened. अब ये क्या कह रही हैं कि मैंने भी कुछ ऑब्जर्व किया। पता है मैंने क्या ऑब्जर्व किया है? कि कुछ जो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं उनमें जो हमारा कंपाउंड होता है वो नीचे बैठ जाता है, यानी वो सिंक हो जाता है, और कुछ में ऊपर फ्लोट करता है। मुझे तो समझ नहीं आया, मेरे को तो लगता है वाह ये कैसे होता है। तो चलो अब हम जानते हैं कि ये कैसे होता है। वाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन वाटर? अब हम पढ़ने वाले हैं फ्लोट और सिंक के बारे में। तो जनरली हमसे कहा जाता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हैवी है, रुको मैं एक डार्क पेन ले लेती हूँ, ये ले लेते हैं। अगर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो हैवी है तो तो वो सिंक हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो लाइट है तो फिर वो फ्लोट करेगा, है ना। जैसे कि हम यहाँ भी देख सकते हैं, एप्पल सिंक कर गया, पेन पेंसिल्स फ्लोट कर रहे हैं, पत्थर सिंक कर गया, चम्मच सिंक कर गया, और कुछ हमारे पत्ते हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, एक बॉल है वो फ्लोट कर रही है, और ऐसी ही कुछ चीज़ें फ्लोट कर गई और कुछ सिंक। चलो देखते हैं। ओके, you must have observed that some objects float while others sink in water. You may have noticed that while washing rice, husk particle present in the rice float on the surface of water while rice sink to the bottom of the container. Why does this happens? कह रहे हैं कि आपने ये तो ऑब्जर्व किया होगा कि कई से चीज़ें पानी पे फ्लोट करती हैं तो कुछ सिंक यानी डूब जाती हैं, कुछ तैरती हैं तो कुछ डूब जाती हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कई बार चावल धोते टाइम जो चावल की गंदगी होती है या उनके जो छिलके होते हैं वो पानी में तैरते हैं, लेकिन जो चावल होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये क्यों होता है ये जानते हैं। इफ़ यू ऐड ऑयल टू वाटर इट फ्लोज इन वाटर, ठीक है, इट फ्लोज ऑन वाटर। जनरली इट बिलीव दैट ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट in a liquid are lighter and other that sink
आर हैवियर देन द लिक्विड। ठीक है, अगर हम तेल डालें पानी में तो वो भी तैरता है। अक्सर ही कहा जाता है कि अगर जो ऑब्जेक्ट हमने डाला है वो पानी से हल्का है तो वो फ्लोट करेगा, बट अगर वो हैवी है तो वो सिंक कर जाएगा, है ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। A wooden stick and an iron rod may be of the same size, yet the iron rod feel much heavier when we say that iron is heavier than wood. ठीक है, we are referring to a special property. We are referring to a special property known as density. अब हम यहाँ से पढ़ेंगे density के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे density के बारे में। ठीक है, कह क्या रहा है ये कि आपने देखा होगा एक वुडन स्टिक और एक आयरन रॉड, एक वुडन स्टिक और एक आयरन रॉड, ये दो चीज़ें हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज़ के होंगे, पर कहा जाता है कि ये पानी से हल्का है और ये पानी से बहुत भारी है, इसलिए ये जो हमारा आयरन रॉड है वो डूब जाता है और जो हमारा वुडन स्टिक है वो तैर लेती है। जब हम ये कहते हैं कि एक चीज़ जो है वो हैवियर है और एक चीज़ जो है वो हैवियर नहीं है, यानी हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की, विच डिस्क्राइब द हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डेंसिटी क्या करती है? हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है। चलो, अब यहाँ पे हमें एक नोट दिया गया है, वो भी पढ़ लेते हैं। However, the density of a substance is not only the factor that decides whether it will float or sink in a particular liquid. हमेशा डेंसिटी ही नहीं होती है एक चीज़ जो ये डिसाइड करे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तैरेगा या डूबेगा। अलग अलग तरीके के लिक्विड होते हैं और सबके अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया है हमारा व्हाट इज़ डेंसिटी। अभी तक हम ये कर रहे थे कि डेंसिटी क्या, अभी देखो अभी जस्ट अभी पढ़ा है हमने, तो एक बार मैं पूछ लेती हूँ कि व्हाट इज़ डेंसिटी। यहाँ पे आके चलिए बताइए कि व्हाट इज़ डेंसिटी। हमने अभी पढ़ा था कि डेंसिटी डिस्क्राइब्स द हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डेंसिटी हमें बताती है कि कौन सा सामान कितना भारी है ना। और जो हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आइए पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली डेंसिटी इज। ओके, इमेजिन अ क्राउडेड बस वेयर मेनी पीपल आर पैक्ड टुगेदर। इमेजिन करो एक ऐसी बस जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इनफैक्ट बैठे हुए क्या है, इतनी भरी हुई बस है कि बहुत से लोगों को तो सीट भी नहीं मिली और वो खड़े हैं। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई डेंसिटी, वेयर एज द सेम बस विथ ओनली अ फ्यू पीपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लो डेंसिटी। अब इन्होंने क्या बोला, जो हमने इमेजिन किया कि एक पूरी भरी हुई बस वो एक हाई डेंसिटी का क्या है, एग्जाम्पल है। और जो भी हमने देखा कि बस थोड़ी सी खाली है वो एक लो डेंसिटी का है ना, वो क्या है, वो एक लो डेंसिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, सिमिलरली अ फॉरेस्ट वेयर अ ट्री ग्रो, हाँ जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि जहाँ पेड़ बहुत पास पास उगते हैं, है ना, हमने इंग्लिश में पढ़ा है कई बार, अ डेंस फॉरेस्ट, यानी जहाँ पे धूप के जाने की जगह नहीं होती, पेड़ नहीं सब ढक लिया होता है, जगह नहीं होती किसी के खड़े होने की, धूप के आने जाने की, उसे हम कह देते हैं अ डेंस फॉरेस्ट। जबकि अगर जहाँ पेड़ दूर दूर हो अपने आराम से, उसे हम कहते हैं कि लेस डेंस फॉरेस्ट, है ना। चलो, हाउ डू साइंटिस्ट्स डिफाइन डेंसिटी, लेट अस फाइंड आउट। अब जो साइंटिस्ट होते हैं हमारे, वो कैसे देखते हैं कि भाई डेंसिटी क्या है, कितनी है, क्यों है, कब है। वी हैव लर्न दैट मैटर इज एनीथिंग दैट पोजेसेस। क्या मतलब हुआ इसका, चलिए देखते हैं। हमने ये पढ़ा है कि जो मैटर है, मैटर इज एनीथिंग दैट पोजेसेस
मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस यानी वॉल्यूम। मैटर क्या होता है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो मास कैरी करती है, यानी जिसके पास मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। यानी अगर हम कहें कि मैटर क्या है, तो मैटर एक ऐसी चीज़ है जो मास, जिसके पास मास है और जो जगह यानी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसा कि मैंने कहा, डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ओके। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस मे बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली यूजिंग द फार्मूला। इस फार्मूला को यूज़ करके जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो वो निकाल लेते हैं कि क्या निकाल लेते हैं, डेंसिटी निकाल लेते हैं कि किस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है। चलो बढ़िया है, आगे पढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप और साइज। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, उसका शेप और साइज कैसे भी हो सकता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप एंड साइज। हाउएवर इट इज डिपेंडेड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। वैसे ज़्यादातर तो ये टेम्परेचर पे और किस पे, और प्रेशर पे होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद प्रेशर प्राइमरली अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ गैसेस। जो प्रेशर है, प्रेशर अक्सर अफेक्ट करता है क्या चीज़ को, प्रेशर अक्सर अफेक्ट करता है गैस की डेंसिटी को। डेंसिटी ऑफ गैस की डेंसिटी को क्या अफेक्ट करता है, प्रेशर, ठीक है, ओके। while its effect on solid and liquid is negligible यानी उसका जो इफेक्ट है सॉलिड और लिक्विड पे वो इतना कुछ खास नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट इन विच डेंसिटी एक्सप्रेस्ड the unit in which density expressed will depend upon the unit of mass volume taken। यानी जो यूनिट है जिसमें डेंसिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है वो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड रहती है, मास और वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है, ओके। एज यू हैव लर्न दैट SI यूनिट ऑफ अ मास एंड वॉल्यूम आर किलोग्राम्स यानी केजी, या फिर क्यूबिक ग्राम यानी मीटर क्यूब, है ना। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो SI यूनिट होती है मास और वॉल्यूम की, किस की, मास वॉल्यूम की, जो SI यूनिट, और एक सेकेंड मैं ये मार्क ही कर देती हूँ ना सीधे, जो SI यूनिट होती है मास और वॉल्यूम की वो अक्सर केजी होती है या मीटर क्यूब होती है ना। यहाँ पे भी यही लिखा है, यहाँ पे देखो यही लिखा है, SI यूनिट क्या होती है, मास और वॉल्यूम की, किलोग्राम और क्यूबिक मीटर यानी केजी और मीटर क्यूब, ठीक है, ओके। Therefore, the SI unit of density is kilogram per cubic। अब SI यूनिट ऑफ डेंसिटी कह रहा है ये, अगर देखो अच्छे से समझा देती हूँ। मास का क्या होता है SI यूनिट, किलोग्राम, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी तो इन दोनों को मिला के बनती है, डेंसिटी तो मास और वॉल्यूम को मिला के बनती है ना। तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, कुछ इसी तरीके का होगा। ये भी वही कह रहे हैं, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी ये होगा इसका SI यूनिट, ये लिखा है यहाँ पे, किलोग्राम पर
cubic meter, है ना. In case of liquids, other unit of density. In case of liquids, other unit of density are also used to convince, such as gram per milliliter abatement, as gram milliliter, and gram per cubic centimeter, such as ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना. ठीक है, ये भी याद कर लेंगे. ओके ओके. अब उसके बाद क्या आ रहा है? कन्वर्जन फैक्टर्स फॉर डेंसिटी. कन्वर्जन फैक्टर्स फॉर डेंसिटी, ये भी देख लेते हैं एक बार. चलो फटाफट से. ओके. 1 kg पर क्यूबिक मीटर, या फिर इसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलेंगे 1 किलोग्राम मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 पेन, है ना. हाँ चलो. जो 1 किलोग्राम मीटर क्यूब है वो क्या है? 1000 ग्राम, क्योंकि किलो जो है हमारा वो तो हमने निकाल लिया यहाँ पे 1000 में. क्या बचा? ग्राम मीटर क्यूब बचा, है ना. इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या किया, मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, इसको भी हमने निकाल लिया लीटर में. आ गया ये 1000 किलोग्राम एंड 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 GL. 1 GL को हमने और क्या बना दिया? 1 G 1000 ml. इसको हमने और क्या बना दिया? 1 G 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. द मास, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा. द मास ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज क्लोज टू 1 ग्राम एट रूम टेम्परेचर. For the measurement of the mass of water, we generally consider the volume in milliliter and its mass in gram. Measurement, किसके measurement? मेजरमेंट ऑफ वाटर के जो मास है उसका मेजरमेंट करने के लिए हम जनरली, हम नॉर्मली क्या करते हैं? वॉल्यूम को मिलीलीटर और मास को ग्राम लिखते हैं. ठीक है. अब 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम. 10 मिलीलीटर पानी का कितना हो जाएगा? 10 ग्राम हो जाएगा, आसपास कहीं कहीं तो, है ना. 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम. 100 मिलीलीटर 100 ग्राम के भी बराबर हो जाएगा. जी ठीक है. Suppose the mass of aluminium blocks 27 gram and its volume is 10 centimeter. Its density is 2.7. ये फॉर्मूला लग जाएगा, है ना. ये आपको एक सम सॉल्व करके बताया कि सपोज द मास ऑफ द एल्यूमिनियम ब्लॉक इज 27 ग्राम, इट्स वॉल्यूम इज 10 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. उसके बाद फ्रॉम ये यहाँ पे हो गया. अब आगे क्या करेंगे हम? कहाँ चला गया? हाँ ये रहा. ओके. फ्रॉम दिस इट कैन बी सेड दैट एल्यूमिनियम इज 2.7 टाइम्स डेंसर देन वाटर. अब हम क्या कह सकते हैं इससे कि जो हमारा एल्यूमिनियम है वो 27 ग्राम क्या है? 27 ग्राम डेंस है. डेंस मतलब थिक बोल सकते हैं हम, है ना. बोल सकते हैं कि जो हमारा एल्यूमिनियम है वो 27 ग्राम थिक है, नॉर्मल हमारे वाटर से, हमारे सादे पानी से. 27 ग्राम डेंस है ना. इट्स डेंसिटी इज 2.7 ग्राम. और ये हो गया मतलब, है ना. ठीक है. ओके. यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2.7 टाइम्स थिक है. 2 पॉइंट, यहाँ पे मैं आराम से लिख लेती हूँ छोटा छोटा. 2.7 टाइम्स थिक हुआ.
क्या थिक हुआ? एल्यूमिनियम वाटर से इतना थिक हुआ, डेंस हुआ, है ना? ओके, we express this fact by saying that the relative density of aluminum with respect to water 2.7, it is a number without any unit. हाँ जी, ये तो बिना यूनिट का ही नंबर है। अब यहाँ पे इन्होंने एक और हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, which is relative density of any substance with respect to water. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब किसी भी सब्सटेंस का, मतलब हमें एग्जैक्ट नहीं, आजू बाजू, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं एक तरीके से, किसी भी सब्सटेंस का इतनी डेंसिटी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के साथ क्या करेंगे, पहले डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस लिख लेंगे, ठीक है, डेंसिटी लिख लेंगे उस सब्सटेंस का और नीचे लिख देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर। दोनों की डेंसिटी निकाल के देन जब हम उसे डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय बाय।